नमस्कार, मैं रेणु कुमारी। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं के हिंदी ऐच्छिक मॉडल सेट 5 जो ऑब्जेक्टिव में प्रश्न दिया हुआ है उन सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर खंड क में अपठित गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश इस प्रकार से है। अनुशासन का अर्थ है अपने को कुछ नियमों से बांध लेना और उन्हीं के अनुसार कार्य करना। अनुशासन के अभाव में समाज में अराजकता और अशांति का साम्राज्य होता है। वन्य पशुओं में अनुशासन का कोई महत्व नहीं है। इसी कारण उनका जीवन आरक्षित, आतंकित एवं अव्यवस्थित रहता है। सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ साथ जीवन में अनुशासन का महत्व भी बढ़ता गया। आज के वैज्ञानिक युग में तो उस अनुशासन के बिना मनुष्य का कार्य ही नहीं हो सकता। अब उससे प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न है, अनुशासन का अर्थ है। क्या है अनुशासन का अर्थ? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिया हुआ है। पहला है स्वयं पर दूसरों का शासन, दूसरा है स्वयं पर स्वयं का शासन, तीसरा है शासन रहित जीवन और डी है उपरोक्त सभी। यानी कि ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि स्वयं पर स्वयं का शासन, हम स्वयं अगर अनुशासित होते हैं तो वही अनुशासन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, किनमें अनुशासन का कोई महत्व नहीं होता? अब कौन से ऐसे हैं जिनमें अनुशासन का कोई महत्व ही नहीं है? सैनिकों में, वन्य जीव में, विद्यार्थियों में या कर्मचारियों में? तो सैनिकों में तो अनुशासन जरूरी है, विद्यार्थियों में अनुशासन जरूरी है, कर्मचारियों में यानी कि कोई भी व्यक्ति हैं उनमें अनुशासन जरूरी है। कोई भी मानव है तो उनको कोई ना किसी भी चीज़ में अनुशासन रखना जरूरी है। लेकिन वन्य पशुओं में अनुशासन का महत्व नहीं रहता। यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है वन्य पशुओं में अनुशासन का कोई महत्व नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके विकास के साथ अनुशासन का महत्व बढ़ता है? किसके विकास के साथ अनुशासन का बढ़ता है? तो यहाँ पे दिया हुआ है सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ जीवन में अनुशासन का महत्व भी बढ़ता गया। यानी कि सभ्यता और संस्कृति, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनिए। अब यहाँ पर अनुशासन के विषय में दिया हुआ है तो अनुशासन का इसमें जो होगा वो होगा विद्यार्थी अनुशासन का महत्व। ऑप्शन नंबर ए, अनुशासन का महत्व। आगे पद्यांश दिया हुआ है। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पर जो कविता दिया हुआ है उस कविता को पढ़ना है और उससे प्रश्न संख्या 5 से 8 का उत्तर देना है। प्रश्न है, पहले हम लोग पद्यांश देख लेते हैं कविता क्या है। पेड़, चिड़िया, फूल, पौधे और मौसम का अब जिक्र नहीं होता। कविताओं में होते हैं संवेदनहीन लोग जो धन के बल पर सच झूठ को नकारते हुए जीवन जी रहे हैं। कविताएं सदा सच बोलती हैं, झूठ का भंडा फोड़ती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, कविताओं में अब किसका जिक्र नहीं होता है? तो यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है पेड़, चिड़िया और फूल, पौधे और मौसम। ठीक है, 4 दिया हुआ है। यहाँ ऑप्शन में पेड़ दिया है, मौसम दिया है, फूल दिया है और फिर डी में ये सभी, तो ऑप्शन होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविताएं हमेशा से किसका साथ देती है? किसका साथ देती है? तो कविताएं हमेशा, देखिए यहाँ पर देख रहे, कविताएं सदा सच बोलती है यानी कि सत्य का साथ देती है। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट है कि कविताएं सदा सच बोलती है यानी कि कविता जो है वो हमेशा सत्य का साथ देती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे लोग धन के बल पर सच को झुठला देते हैं? तो कैसे लोग, यहाँ पर संवेदनहीन लोग सच झूठ को नकारते हुए जीवन जी रहे, धन के बल पर। किसके बल पर? धन के बल पर। तो यहाँ पर आंसर होगा संवेदनहीन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविताएं किसका भंडा फोड़ देती हैं? तो यहाँ पर देखिए झूठ का भंडा फोड़ती हैं, तो ऑप्शन क्या होगा? झूठ का भंडा फोड़ती है यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति और माध्यम, खंड ख से
रेडियो जनसंचार का कौन सा माध्यम है? अब रेडियो आप देखिए, इमेजिन कीजिए कि रेडियो जो होता है उसको हम उसमें कोई भी चीज़ को देख नहीं सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। चाहे गाना हो, चाहे न्यूज हो, चाहे मनोरंजन के लिए हो, कुछ भी हो, रेडियो को केवल हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो कैसा जनसंचार है? सिर्फ श्रव्य है, क्योंकि श्रव्य मीन्स होता है सुनना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे है, पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 30 मई को ही भारत का हिंदी समाचार पत्र का प्रथम हिंदी समाचार का संपादन हुआ था उदंत मादन का, इसलिए 30 मई को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का चौथा पाया या स्तंभ कहा जाता है? किसको कहा जाता है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पत्रकार किस किस प्रकार के होते हैं? तो पत्रकार पूर्णकालिक होते हैं, दीर्घकालिक भी होते हैं, अंशकालिक भी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? तो छापे खाने का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, झारखंड का प्रमुख समाचार पत्र है? अब देखते हैं कि झारखंड में हिंदुस्तान अखबार भी निकलता है, प्रभात खबर भी निकलता है, दैनिक जागरण भी निकलता है। तो क्या होगा आंसर? ये सभी। अगला प्रश्न है, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? जो संचार प्रक्रिया है उसमें प्राप्तकर्ता, ठीक है, प्राप्तकर्ता यानी कि कोई भी संचार को लेके गया, संचारवाहक लेके गया, तो जो रिसीवर है वो तो संचार वो ले लिया, जो भी अगला का मैसेज को वो लेके गया है तो वो तो ले लिया, तो वो वहाँ से फीडबैक देगा ना। प्राप्तकर्ता जो है, रिसीवर जो है, उसकी प्रतिक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? फीडबैक, यानी कि जो मैसेज उसको मिला उस मैसेज का वो फीडबैक देगा, यानी कि आंसर होगा फीडबैक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्राप्त संदेश का कुटवाचन कौन करता है? प्राप्त संदेश, हम संदेश दिए, वो अब प्राप्त संदेश यानी कि प्राप्तकर्ता, जो उस संदेश को प्राप्त किया, रिसीव किया, वो हो गया प्राप्तकर्ता, तो उसका वाचन कौन करेगा? वही ना करेगा, प्राप्तकर्ता। आंसर होगा प्राप्तकर्ता, ए। अगला प्रश्न है, पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन कितने दिनों के अंतराल पर होता है? पाक्षिक मतलब होता है 15 दिन, ठीक है, कितने दिन होता है? 15 दिन, ठीक है। तो पाक्षिक यानी कि 15 दिन, तो कितने दिन के अंतराल में होगा? ऑप्शन नंबर बी, 15 दिन में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ? मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ? तो किस देश में हुआ? मुद्रण का आरंभ चीन में हुआ है, ठीक है। खंड ग पाठ्य पुस्तक से है, इसमें आपके पाठ्य पुस्तक से कविता दी गई है, उस कविता को पढ़ना है और आपको आंसर देना है 19 से 22 का। कविता है, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई बिकल, दुखी जीवन की कथा रहे, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा सा। ये जो यहाँ पर कविता दिया हुआ है, ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। जब उनकी बेटी की मृत्यु हो गई थी सरोज की, तो मृत्यु होने के बाद उन्होंने इस कविता की रचना की, इसलिए इस कविता को शोक गीत भी कहा जाता है। क्या गीत कहा जाता है? शोक गीत, यानी कि इसकी विधा जो होगी वो शोक गीत होगा, ठीक है। प्रश्न है, विकल का क्या अर्थ है? यहाँ पर जो विकल शब्द आया है इसका क्या अर्थ होगा? चैन होगा, जीवन होगा या बेचैन होगा? तो इसका अर्थ होगा बेचैन, ठीक है। किसने स्वयं को भाग्यहीन कहा है? किसने कहा है? निराला ने। स्वयं को भाग्यहीन इसलिए कहा है क्योंकि निराला के जितने भी परिवार वाले थे, उनके करीबी चाहने वाले थे, सभी एक एक करके उनके घर में मृत्यु होते गई। पहले चाचा की मृत्यु हुई, फिर पिता की मृत्यु हुई, माँ की मृत्यु हुई, पत्नी की भी मृत्यु हो गई और अब बेटी की भी मृत्यु हो गई। इसीलिए स्वयं को कवि ने भाग्यहीन कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त पद्यांश के कवि हैं? अब मैं बताई थी इसका कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर सी। कवि का जीवन कैसा रहा है?
आनंदमय तो नहीं रहा, खुशहाल भी नहीं रहा, दुखपूर्ण रहा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में, बहुत कम जीवन में मौत का तांडव देखा है। ठीक है, पत्नी की मृत्यु, बेटी की मृत्यु, पिता की मृत्यु, चाचा की मृत्यु, सब की मृत्यु उन्होंने अपनी आँखों से देखा है, इसलिए उनका जीवन जो है वो दुखपूर्ण रहा। जब उनकी बेटी की मृत्यु हो जाती है तब वो और ज़्यादा टूट जाते हैं। अगला प्रश्न है, कार्नेलिया का गीत का रचनाकार कौन है? अब कार्नेलिया का गीत जो है उसके रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी हैं, जयशंकर प्रसाद है, विष्णु खरे हैं या रघुवीर शाह है? तो कार्नेलिया का गीत का है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अगला प्रश्न है, कार्नेलिया का गीत कविता का केंद्रीय विषय क्या है? यानी कि कार्नेलिया का जो गीत है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, उस गीत में किसका वर्णन है? पहला है भारतीय संस्कृति एवं प्राकृतिक सौंदर्य का गौरवगान, ये है, इसी का वर्णन है। दूसरा है भारतीय पक्षियों का वर्णन, ये भी वर्णन है उसमें। विदेशी अतिथियों का स्वागत, ये भी है उसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति शीर्षक कविता में सरोज कौन है? निराला की पुत्री है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, निराला की पुत्री है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कंफ्यूज हो गई थी मैं, यहाँ निराला देखी तो लगा कि यही पुत्री है, तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सरोज जो है वो निराला की बेटी थी। ठीक है, और उस पर एक कविता भी लिखा है सरोज स्मृति। जब उसकी बेटी की मृत्यु हो जाती है, जब सरोज की मृत्यु हो जाती है तो वो दुखी होकर वो ये कविता की रचना करते हैं। तो ये जो सरोज स्मृति है वो सरोज निराला की पुत्री है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कार्नेलिया का गीत शीर्षक कविता किस नाटक से लिया गया है? तो कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद ने कक्षा 12वीं में फर्स्ट चैप्टर जो है काव्य का, वो देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत दो लिखे हैं। देवसेना का गीत स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है और कार्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि के रूप में जाने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे है गद्यांश, जो बुक से दिया हुआ है, इसको पढ़कर आपको 28 से 31 के आंसर देने हैं। हरगोविंद का मन कल्पने लगा तब गांव में क्या रह जाएगा? गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर जावेगी। किस मुंह से वह ऐसा संवाद सुनाएगा? कैसे कहेगा कि बड़ी बहुरिया भथुआ साग खाकर गुजारा कर रही है? सुनने वाले हरगोविंद के गांव का नाम लेकर थूकेंगे, कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बहुरिया दुख भोग रही है। ये जो पाठ लिया गया है ये संवाद्या चैप्टर से लिया गया है। किस चैप्टर से लिया गया है? संवाद्या चैप्टर से लिया गया है। इनके कवि फणीश्वर नाथ रेणु हैं। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, ये कहानी है। हरगोविंद संदेशवाहक रहता है। अब क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? तो अभी मैं बताइए कौन सी पाठ से ली गई है? संवद्या, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, गद्यांश में लक्ष्मी किसे कहा गया है? गद्यांश में लक्ष्मी बड़ी बहुरिया को कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, बड़ी बहुरिया क्या खाकर गुजारा कर रही थी? तो यानी कि भथुआ साग को पानी में भाप करके वो क्या करते थे? खाते। इतनी गरीबी अवस्था में बड़ी बहुरिया थी। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक कौन है? तो उपर्युक्त गद्यांश के जो लेखक है, इस गद्यांश के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पर दिया है, प्रेमघन की छाया स्मृति किस विधा की रचना है? ये प्रेमघन की जो छाया स्मृति है ये किस विधा की रचना है? तो संस्मरणात्मक निबंध है ये। ठीक है, संस्मरणात्मक निबंध प्रेमघन की छाया स्मृति। अगला प्रश्न है, ढेले चुन लो पाठ में शेक्सपियर ने किस नाटक का उल्लेख किया? ऑप्शन नंबर सी, मर्चेंट ऑफ वेनिस।
हिंदी में किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दूरदर्शन। ठीक है। अगला प्रश्न है संवाद्या का अर्थ है संवाद पहुंचाने वाला, ऑप्शन नंबर सी। सत्य हरिश्चंद्र नाटक का मुख्य नायक कौन है? राजा हरिश्चंद्र। ठीक है। अगला प्रश्न है कोल्हू क्या होता है? तेल निकालने का देसी यंत्र, कोल्हू। ठीक है, जो जिसमें लकड़ी का रहता है उसको हम लोग पेरते हैं तो उससे तेल निकलता है, तो देसी तेल निकालने का देसी यंत्र है ये। अगला प्रश्न है सूरदास की झोपड़ी किसने जलाई? तो भैरव ने जलाई थी। क्यों जलाई थी? क्योंकि वो शक में था, वो उनके दिमाग में बात बैठ गई थी कि मेरी पत्री सुभागी का अफेयर किससे है? सूरदास से, इसलिए उन्होंने झोपड़ी में आग लगा दी। अगला प्रश्न है सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ में अंधा भिखारी कौन है? सूरदास है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आटे की भांति राख को कौन बटोर रहा था? सूरदास बटोर रहे थे जब उनका झोपड़ी जल गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छा जाने का क्या कारण था? सन्नाटा छाने का एक ही कारण था, झोपड़ी का जलना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये तो हम लोग ऑब्जेक्टिव में किए, नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगी उसमें मॉडल सेट जो 5 दिया हुआ है एक एक सेट करके और सब्जेक्टिव का बनाऊंगी। धन्यवाद।